Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I welcome you in the 23rd lecture of Machine Design and Drawing 2, and we already started in unit number 2 belt drives in the last lecture. So let us go for the next part. Here before we have started with the introduction, then selection of belt drive, types of belt drives, then types of belt, very important concept. इस पार्ट में हमने डिस्कस किया था फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट और सर्कुलर बेल्ट और रोप टाइप बेल्ट। ये हम कब यूज़ करेंगे और इसका मतलब क्या है। तो जैसे मैंने बोला था कि 3 पॉइंट में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे फ्लैट बेल्ट, तो सबसे पहले उसका जो ज्योमेट्रिकल शेप है, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका रेक्टेंगल रहेगा। सेकेंड, अगर मॉडरेट पावर ट्रांसफ़र करना है तो हम फ्लैट बेल्ट यूज़ करेंगे। और 8 मीटर से कम डिस्टेंस के लिए, मतलब 2 पुली में अगर 8 मीटर से कम डिस्टेंस है या फिर 8 मीटर तक डिस्टेंस है तो हम फ्लैट बेल्ट यूज़ करेंगे। सो 3 पॉइंट सफिशिएंट रहेगी फ्लैट बेल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। वी बेल्ट का क्या था, अगर जो शेप है बेल्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका थोड़ा सा शेप क्या बन रहा है, वी बन रहा है। ओके, वी ग्रूव्स के लिए वी बेल्ट। और नेक्स्ट पॉइंट था कि अगर एक मॉडरेट पावर से थोड़ा सा पावर ज़्यादा शिफ्ट ट्रांसफ़र करना है और 2 पुली के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, 8 मीटर से बहुत कम है, अगर नियरर है 2 पुलिस, तो उस केस में हम वी बेल्ट यूज़ करते थे। और लास्ट था सर्कुलर बेल्ट, जिसमें 8 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा। सेकंड क्या है कि पावर बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र करना है एज कंपेरेटिवली वी बेल्ट और फ्लैट बेल्ट से। और मेन पॉइंट था उसका कि जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो पॉइंट में जो सर्कुलर बेल्ट है वो एक्सप्लेन हो रहा है प्रॉपरली। ओके, और लास्ट पॉइंट था इसका कि अगर इससे भी ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र करना है जहाँ पे आपकी सिंगल पुली सफिशिएंट नहीं है, तो एक ऐसी पुली यूज़ करेंगे। और सिंगल बेल्ट सफिशिएंट नहीं है तो ऐसी पुली यूज़ करना है जिसपे बहुत सारे ग्रूव्स है और बहुत सारे बेल्ट शिफ्ट हो सकते हैं और फिट हो सकते हैं। तो एक ही पुली विथ नंबर ऑफ ग्रूव्स, so that a number of belts can be mounted on the groove or the pulley and complete power to be transferred or transmitted from one shaft to another shaft। तो इस केस में हम यहाँ पे वी बेल्ट और सर्कुलर बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एक से ज़्यादा बेल्ट हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ द टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज मटेरियल यूज फॉर दी बेल्ट्स। तो मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं बेल्ट्स के। ओके, तो मटेरियल जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर से, जस्ट लाइक material used for belt and rope must be strong, flexible and durable. Okay, it must have high coefficient of friction। coefficient of friction ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए दोनों में, जो मतलब पुली का आउटर सरफेस और बेल्ट का जो सरफेस जो पुली से टच होने वाला है, दोनों की जो ग्रिप है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट कंप्लीट पावर टू बी ट्रांसफर्ड। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, जो स्लिपेज है वो कम से कम है, बहुत कम रहेगा स्लिपेज दोनों में, सो दैट अगर बेल्ट स्लिप हो रहा है तो कंप्लीट पावर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। सो दैट इज मेन एंड बेसिक क्राइटेरिया ओवर विच मटेरियल इज टू बी सिलेक्टेड फॉर द बेल्ट। ओके, बेल्ट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज्ड आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। नंबर 1, सबसे पहला टाइप है आपका लेदर बेल्ट। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेल्ट इज अ लेदर बेल्ट and most expensive, we can say. The most important material for the flat belt is leather. Best leather belt are made from 1.2 meter to 1.5 meter long strip cut either side of backbone of the top grade of steer heights। okay, so जो लेदर बेल्ट रहेंगे वो 1.2 से 1.5 मीटर की लॉन्ग स्ट्रिप में बनेंगे। Hair side of the leather is smoother and harder than the flesh side, but the flesh side is stronger। अब ये क्या है हेयर साइड, लेदर साइड, तो जो जैसे यहाँ पे डायग्राम में शो किया है ये लेदर है, लेकिन इसकी जो बॉटम साइड है वो आपको शो किया है डार्क से, तो ये हेयर साइड है और ऊपर की जो साइड है वो फ्लेश साइड है। हेयर साइड मतलब क्या, जैसे हेरी जो पोर्शन रहेगा, एक लेदर का जो कुछ भी एक पोर्शन रहेगा जो हेरी रहेगा, लेदर बैग्स अपने देखे हैं, ठीक है, एक शाइनी पोर्शन रहेगा जिसको हम फ्लेशी साइड बोलेंगे और एक हेरी साइड रहेगा बॉटम साइड जिसको हम हेयर साइड बोलेंगे, ठीक है। सो जनरली हेयर साइड जो रहेगा वो यूज़ होता है जब बेल्ट पुली के ऊपर माउंट रहेगा, तो जो कॉन्टैक्ट साइड रहेगी वो रहेगी हेयर साइड, बिकॉज इट इज़ हार्डर।
एंड इट इज़ स्मूथर, स्लिपेज नहीं होगा उसमें, एक्चुअली फ्लैश में हो सकता है, ठीक है। सो और यहाँ पे और एक दूसरी डायग्राम है डबल लेयर बेल्ट, तो डबल लेयर बेल्ट भी देखो यहाँ पे, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, बेल्ट ऐसे रन हो रहा है सपोज, तो ये हेयर साइड क्या मतलब पुली के कांटेक्ट में आ रहा है, ये आ रहा है पुली के कांटेक्ट में। ओके, सो ये दो स्ट्रिप एक दूसरे से फिक्स किए, स्टिच किए, जस्ट लाइक द फाइबर्स ऑन द हेयर साइड आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब ये हो गया आपका बेल्ट। तो हेयरी साइड कैसा है, यहाँ पे बहुत सारे फर्स और फाइबर्स रहेगी, हेयर्स रहेगी, ठीक है, विच आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये हेयर है तो ये सरफेस को परपेंडिकुलर है, ओके। वाइल दोज ऑन अ फ्लैश साइड आर इंटरवॉन एंड पैरेलल टू द सरफेस, जो जो दूसरी साइड है, जो बाकी हेयर्स है, मतलब वो तो फ्लैशी साइड एकदम प्लेन साइड है, तो जो हेयर्स रहेगी भी या फाइबर्स रहेगा तो वो सरफेस को पैरेलल है, इसलिए जो ग्रिप रहेगी यहाँ पे इस साइड में कम आती है एज कम्पेरेटिवली हेयरी साइड से। therefore for the these reason the hair side of the belt should be in contact with the pulley surface as shown in figure। तो हमने जो इसके पहले की जो फिगर देखी थी उसमें हेयर साइड यूज होता है कांटेक्ट के लिए, पुली के ऊपर जो कांटेक्ट साइड रहेगी बेल्ट की वो कौन सी, हेयरी साइड रहेगी, ओके। It gives more intimate contact between belt and pulley and places a greatest tensile strength of the belt section on the outside, whereas the tension is maximum as the belt passes over the pulley। मतलब क्या कि प्रॉपर टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर चाहिए और प्रॉपर पावर ट्रांसमिशन चाहिए तो हेरी साइड यूज़ करनी है हमें। फ्लैशी साइड यूज़ किया तो जो स्लिपेज कोएफिशिएंट ऑफ स्लिपेज है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर स्लिपेज बढ़ा है तो पावर ट्रांसमिशन कम से कम होगा, इफिशियंसी उतनी नहीं रहेगी। सो फॉर दिस रीजन वी नीड टू यूज हेरी साइड, ओके, जस्ट फॉर प्रॉपर ग्रिपिंग, मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मटेरियल, दैट इज अ लेदर मटेरियल, एक्सपेंसिव भी है और कॉमन यूज्ड भी है। नेक्स्ट है कॉटन और फैब्रिक बेल्ट। जैसे अभी ये जो मटेरियल हमने डिस्क्राइब किए हैं यहाँ पे आपको जैसे दिख रही है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन दी एप्लीकेशन प्योरली। वैसा नहीं है कि जैसे अगर एक्सपेंसिव है तो हम वी विल जम्प टू कॉटन और फैब्रिक और टू रबर, इट डजेंट मीन। अगर एप्लीकेशन जैसा है, जैसे आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हार्डर मटेरियल चाहिए जहाँ पे जैसे कास्ट आयरन पुली है, तो डेफिनेटली कास्ट आयरन पुली और पावर ट्रांसमिशन है तो हम रबर बेल्ट कभी यूज़ नहीं कर सकते, ओके। जो बहुत क्या बोल सकते उसको वीक है, ऐसे बेल्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपको लेदर बेल्ट और कॉटन और फैब्रिक बेल्ट ही यूज़ करनी पड़ेगी। फैब्रिक बेल्ट जैसे आपने ये विट फ्लोर मशीन में देखा भी होगा, है ना, ग्रेन मशीन्स में देखा होगा, तो वहाँ पे लेदर बेल्ट से, ठीक है, लेदर बेल्ट नहीं है तो फैब्रिक बेल्ट चलेगा वहाँ पे, बट वी कांट यूज़ रबर बेल्ट। सो इट डजेंट मीन दैट अगर वो एक्सपेंसिव है तो वी कैन जम्प टू द लोअर वन, ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता, जैसा एप्लीकेशन उस हिसाब से बेल्ट यूज़ करना पड़ेगा। So next one is a cotton or fabric belt. Most of the fabric belts are made by folding canvas or cotton duck, 2, 3 or more layers depending on the thickness desired and stitching together। तो किससे बने होते हैं, जो फोल्डिंग कैनवास होता है, जैसे हमारे जो शर्ट के कॉलर और कॉफ्स है उसमें जो कैनवास यूज़ होता है, ऐसे बहुत सारे कैनवास, उसकी मोटी लेयर बनेगी, कॉटन डक है, ठीक है, एक दूसरे को स्टिच करके वो फैब्रिक बेल्ट बनेगा। These belts are woven also into the strip of the desired width and the thickness as per requirement, कि आपको width कितनी चाहिए, thickness कितनी चाहिए, क्योंकि वो easy भी है फैब्रिकेशन में, बराबर है, मैन्युफैक्चरिंग में भी easy है कि जैसा कॉटन मटेरियल तो एज पर रिक्वायरमेंट अवेलेबल है, और बेल्ट की जो width और thickness आपको रिक्वायर्ड है वैसे इस हिसाब से उसका मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। Important point is they are impregnated with some filler like linseed oil in order to make the belt waterproof and to prevent injury from the fiber। So linseed oil में उसको मर्ज किया रहेगा, डीप किया रहेगा, किस लिए, उसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए, या फिर कोई इंजुरी मतलब क्या, जैसे अगर उसको एक स्पेशल टाइप की कोटिंग प्रोवाइड हो रही है ऑयल से, तो इससे क्या हो रहा है कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। सो no any extra injury may occur in the fiber। Cotton belts are cheaper and suitable in warm climates
damp atmosphere and exposed in a exposed position। तो ये चीपर है, हॉट कंडीशन में यूज़ हो सकते हैं उसमें, क्योंकि टेम्परेचर जनरेशन नहीं होगा, हीट नहीं बढ़ेगी क्योंकि हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी कॉटन में। ओके, एंड ऐसे और जो एक्सपोज्ड एटमॉस्फेयर है डायरेक्ट सनलाइट में, ऐसी जगह पे भी यूज़ हो सकता है एज कम्पेरेटिवली। जैसा लेदर बेल्ट है, लेदर मटेरियल ऐसा है कि जहाँ पे अगर हीट आ रही है तो वो उसका डैमेज स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वेयर एंड टियर स्टार्ट हो जा रहा है उसका, हीट भी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है तो इसकी लाइफ कम होगी। सो ये प्रॉब्लम फैब्रिक में या फिर कॉटन में नहीं आएंगे। ओके, सिंस द कॉटन बेल्ट रिक्वायर लिटिल अटेंशन, देयरफॉर दिस बेल्ट आर मोस्टली यूज्ड इन अ फार्म मशीनरी बेल्ट कन्वीनियंट। जैसे मैंने पहले बोला कि एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बेल्ट, कौन सी मटेरियल का बेल्ट वहाँ पे यूज़ करना है। सो डेफिनेटली जहाँ पे बड़ी मशीन से यहाँ पे बड़ा पावर, ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करना है तो डेफिनेटली वी कान गो फॉर कॉटन और फैब्रिक बेल्ट, वी नीड टू यूज़ लेदर बेल्ट। ओके, रबर भी जैसे जैसे ये जो रबर बेल्ट यहाँ पे नीचे क्राइटेरिया लिखा है, तो ऐसी भी रबर है जो प्रोसेस्ड रबर जिसको बोलेंगे, प्रोसेस्ड रबर, प्योरली रबर नहीं है, उसमें उसका केमिकल कंपोजिशन और थोड़ा सा एडवांस करके उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा बढ़ा दी। ठीक है, तो ऐसे हार्ड रबर जिसको हम बोलेंगे, जैसा जो टायर है हेवी व्हीकल्स का, ट्रक बसेस की जो टायर्स है वो भी रबर है, लेकिन वो प्रोसेस्ड रबर है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो ऐसे वो रबर भी बेल्ट के लिए यूज हो सकते हैं। ओके, नाउ तो कॉटन और फैब्रिक बेल्ट्स कहाँ पे यूज होगी जनरली? फार्म मशीनरी और बेल्ट कन्वीनियर। द नेक्स्ट टाइप इज बेल्ट रबर बेल्ट। रबर बेल्ट आर मेड ऑफ layers of fabric impregnated with rubber composition and have thin layer of rubber on the faces। ओके, वैसे तो पहले बोला है कि ये थोड़ा सा डेलिकेट टाइप ऑफ बेल्ट है रबर बेल्ट, और कुछ अलग रबर कंपोजिशन से वो थिन लेयर ऑफ बेल्ट वी कैन रेडीली मेड। तो अगर या फिर कुछ अदर मटेरियल है उस पर कोटिंग भी हो सकती है रबर की। ओके, थिन लेयर ऑफ रबर ऑन दी फेसेस। सो वैसे भी बेल्ट बनाए जा सकते हैं कि ऊपर का मटेरियल पहले, अंदर का मटेरियल कुछ अलग और उस पर सिर्फ रबर की कोटिंग। जनरली रबर क्यों यूज़ होता है? आपको पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो रबर का बहुत ज़्यादा है, ग्रिप बहुत अच्छी आती है उससे, रबर से। ओके, these belts are very flexible but are quickly destroyed if allowed to come in contact with the heat, oil और grease। Absolutely correct कि ये बहुत डेलिकेट है। क्यों? क्योंकि अगर हीट, ऑयल और ग्रीस के कांटेक्ट में आता है तो उसकी इफिशियंसी कम हो रही है। जैसे हीट के कांटेक्ट में आ रहा है तो जल्दी मेल्ट होगा, ऑयल और ग्रीस है तो उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो बहुत सडनली ड्रॉप हो रहा है, प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं रहेगी। ठीक है, ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा। So these are the disadvantages if we go for a rubber belt. One of the basic or the principal advantage of these belt is that they may be easily made endless। made endless मतलब क्या है? जैसे अपने जो रबर बैंड देखे हैं वो कंटिन्यूस है, कंप्लीट सर्कल है। ठीक है, तो ऐसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत इजी है और वो इजीली अवेलेबल है एंडलेस में, कंप्लीट सर्कल में, विदाउट एनी जॉइंट। ओके, so these belts are found suitable for sawmill, paper mill where they are exposed to moisture। ओके, सो ये एक एडवांटेज है कि वो एंडलेस कंडीशन में अवेलेबल है। एंडलेस मीन्स वो कंटिन्यूस है, वहाँ पे स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इजीली हो जाएगी रबर बेल्ट की। और ये कहाँ पे यूज़ होती है? सॉ मिल, पेपर मिल, वहाँ उस कंडीशन में जहाँ पे वो एक्सपोज टू मॉइस्चर चलेगा, उसका ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। बस वो कहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता? जहाँ पे हीट, ऑयल और ग्रीस ज़्यादा है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। नेक्स्ट टाइप ऑफ बेल्ट इज़ अ बलाटा। बलाटा एक मटेरियल है, जैसे एक्चुअली ये रबर बेल्ट ही है और रबर बेल्ट से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बस इसमें क्या है एक्स्ट्रा पार्ट कि एक बलाटा टाइप ऑफ गम इज़ देयर which is to be spread over the belt। So these belts are similar to rubber belts except that balata gum is used in place of rubber। या फिर रबर की जगह पे बलाटा गम यूज़ हो रहा है, या फिर रबर बेल्ट पे भी कभी कभी बलाटा जो गम आता है वो लगा देते हैं। तो ये क्या होता है एक्चुअली कि दिस मटेरियल इज एसिड प्रूफ और वाटर प्रूफ।
and it is not affected by animal oil or alkalis. Okay, the Balata belt should not be at the temperature above 40 डिग्री सेल्सियस. ये इसका डिसएडवांटेज है कि 40 डिग्री सेल्सियस अबव उसको यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे इतना टेम्परेचर राइज हो रहा है. क्यों? एट दिस टेम्परेचर बलाटा बिगिंस टू सॉफ्टन एंड बिकम्स स्टिकी. ये इसकी प्रॉपर्टी लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ग्रिपिंग की. तो वो सॉफ्ट होना और स्टिकी होना मतलब मेल्ट होना ही, डायरेक्टली मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा. तो अगर वो सॉफ्ट हो गया तो प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं रहेगी बेल्ट की उस पुली से, ठीक है. सो बलाटा इज प्रिफरेबल वेयर 40 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो टेम्परेचर इज देयर. स्ट्रेंथ ऑफ बलाटा बेल्ट इज 25% हाइयर देन दी रबर बेल्ट्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आप रबर बेल्ट यूज़ करें देयर यू कैन यूज़ बलाटा बेल्ट्स, ठीक है. तो बलाटा एक्चुअली क्या है? बलाटा एक गम का नाम है जहाँ पे रबर की जगह पे वो मटेरियल यूज़ होगा, बलाटा गम. ओके, और कहाँ पे यूज़ होगा? जहाँ की जो कंडीशन है, यूजिंग कंडीशन है 40 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो है. ओके, सो दीज आर दी मटेरियल्स जनरली यूज्ड फॉर बेल्ट्स. कौन से? लेदर. ओके, उसमें उसके बाद में देखा हमने कॉटन और फैब्रिक. नेक्स्ट देखा हमने विच वन? रबर. एंड लास्ट वन इज बलाटा. बलाटा इज अ गम. ओके, so depends on the application and the atmospheric condition we can use the above materials. Now the next point is working stresses in belts. working stresses generally जो अलाउड है वो कितने हैं? तो मैं पहले बता दूँ आपको कि जनरली 22 मेगा पास्कल तक वर्किंग स्ट्रेस बेल्ट में अलाउड है, 22. लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे जो वैरी हो रही है वो 21 to 35 मेगा पास्कल हो रही है. ओके, सो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ लेदर बेल्ट, स्पेशली लेदर बेल्ट के लिए ये, तो लेदर बेल्ट की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, 35 मेगा पास्कल तक जा रही है. सो बाकी बेल्ट्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा 22 तक के एक्सीड हो सकती है. ये मटेरियल स्ट्रेंथ होगी, अल्टीमेट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस होगी, जितना वो स्ट्रेस बियर कर सकता. बट इम्पोर्टेंट क्या है कि एक्चुअल वर्किंग में इतना स्ट्रेस जनरेट ही नहीं होता, या फिर इतने स्ट्रेसेस के लिए उसको डिज़ाइन किया भी नहीं जाता. जनरली जो स्ट्रेस रहेगा वो 1 to 3 मेगा पास्कल इतने रेंज में रहेगा, ठीक है. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मेंटेन की जाती है. जैसे 8 to 10 फैक्टर ऑफ सेफ्टी है. सपोज मतलब एक 21 to 35 मेगा पास्कल के लिए उसको 35 मेगा पास्कल के लिए उसको डिज़ाइन किया गया. इतना स्ट्रेस आया तो चलेगा, इतना बियर कर सकता है. लेकिन एक्चुअली स्ट्रेस कितना आ रहा है? आइदर 2 मेगा पास्कल और 3 मेगा पास्कल. इससे क्या है कि मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या हो रहा है कि इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है. जस्ट लाइक एक जो बेल्ट आपको सर्विस कंडीशन उसकी या फिर उसकी जो लाइफ रहेगी वो 15 ईयर्स तक है, मतलब 15 ईयर्स तक वो बेल्ट यूज़ हो सकता है. ओके, सो यहाँ पे बेल्ट को जो डिज़ाइन किया जाता है उसकी स्ट्रेंथ के लिए नहीं, उसकी लाइफ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन किया जाता है. इसलिए उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा मेंटेन होता है. क्योंकि एक्चुअल स्ट्रेस कितना आ रहा है यहाँ पे दिख रहा है आपको 1.75 मेगा पास्कल और 2.8 मेगा पास्कल, और अल्टीमेट वैल्यू कितनी है 21 मेगा पास्कल टू 35 मेगा पास्कल, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा मतलब नॉट 10% भी नहीं, लाइक इस वैल्यू के 10% ही एक्चुअल स्ट्रेस उसमें जनरेट हो रहा है. तो बस यहाँ पे ये सब फोकस किस लिए मेंटेन होता है? उसकी लाइफ के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लाइफ होनी चाहिए, कि एक बार आपने बेल्ट लगा दिया 15 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक उस चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी. ओके, सो द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ लेदर बेल्ट varies from 21 to 35 megapascal and factor of safety may be taken as 8 to 10. However, wear life of belt is more important than actual strength. Wear life is more important than actual strength. इसलिए मैंने बोला कि जैसे 3 मेगा पास्कल टू 4 मेगा पास्कल उसमें स्ट्रेस आ रहा है और अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है, इतना बियर हो सकता है. अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 21 to 35. मतलब क्या? इसलिए एक्चुअल स्ट्रेंथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वियर लाइफ. तो वियर लाइफ हमने बढ़ा के रख दी है लाइक 15 ईयर्स. ओके, इट हैज़ बीन शोन बाय एक्सपीरियंस दैट अंडर एवरेज कंडीशन
Allowable stress of 2.8 megapascal or less will give reasonable belt life. अगर इतना स्ट्रेस आ रहा है, अल्टीमेट स्ट्रेस वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर सिर्फ 2.8 या फिर 1.7 इतनी वैल्यू अगर आ रही है एक्चुअल कंडीशन में, एक्चुअल बेल्ट में वर्किंग कंडीशन में, तो उसकी लाइफ 15 ईयर्स तक, 10 ईयर्स से 15 ईयर्स तक हो सकती है. ओके, इट मे गिव रीजनेबल बेल्ट लाइफ. Allowable stress of 1.75 megapascal may expected to give a belt life of about 15 years. Okay, so complete concentration is given to the life, not to the actual stress. Okay, actual stress वैसे भी बहुत कम आने वाला है, जितना कम आएगा उतनी उसकी लाइफ ज़्यादा भी रहेगी, इसलिए इसकी जो स्ट्रेंथ वैल्यू है उससे बहुत कम एक्चुअल स्ट्रेस के लिए उसको डिज़ाइन किया जाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बेल्ट स्पीड. बेल्ट स्पीड क्या है, मैंने पहले बोला वैसे कि जो बेल्ट टाइप हमने डिस्कस किए थे, और सॉरी बेल्ट ड्राइव सिस्टम, एक बार मैं स्लाइड आपको दिखा देता हूँ. हाँ, यहाँ पे जैसे हमने ये डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव, तो लाइट, मीडियम एंड हेवी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो किस पे हमने डिराइव किया था, क्लासीफाई किया था. अगर स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, बेल्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से कम है तो वो सिस्टम कौन सी है, लाइट ड्राइव. अगर 10 to 22 मीटर पर सेकंड बेल्ट की स्पीड है तो वो मीडियम ड्राइव हो गया. अगर बेल्ट स्पीड 22 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो रही है, जस्ट लाइक इन कॉम्प्रेसर और जनरेटर, तो ये हो गया हेवी ड्राइव्स. ओके, सो बेल्ट स्पीड क्या है. A little consideration will show that when the speed of belt increases, centrifugal force also increases. जैसे जैसे बेल्ट की स्पीड ज़्यादा बढ़ रही है वैसे वो आउटसाइड सर्कमफ्रेंस, आउटसाइड में, सर्कल के आउटसाइड में वो लिफ्ट होने की और पुश होने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका सीजी शिफ्ट हो रहा है ऊपर ऊपर, बाहर बाहर. ठीक है, तो अगर वैसा हो रहा है तो बेल्ट क्या होगा, इट विल ट्राइज टू मूव अवे फ्रॉम द पुली, पुली के बाहर, और स्लिप होने की चांसेस ज़्यादा रहेगी, या फिर पुली से वो बेल्ट उधर जाने की कोशिश में करेगा. सो दिस विल रिजल्ट इन अ डिक्रीज ऑफ पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट. तो जो सेफ स्पीड क्या है बेल्ट की, कितने स्पीड पे रन होना चाहिए, इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर द इफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ पावर बेल्ट स्पीड शुड बी 20 मीटर पर सेकंड टू 22.5 मीटर पर सेकंड मे बी यूज. तो ये होगी प्रिफर्ड स्पीड ऑफ बेल्ट, सो दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जनरेट ना हो और आपका बेल्ट पुली से ना उतरे. इसके लिए 20 मीटर पर सेकंड टू 22.5 मीटर पर सेकंड इतनी स्पीड जनरली होनी चाहिए बेल्ट ड्राइव सिस्टम में, सो दैट पावर प्रॉपरली ट्रांसफ़र भी हो रहा है और यहाँ पे स्लिपेज के चांसेस या फिर बेल्ट पुली से उतरने के चांसेस बहुत कम रहेंगे. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली. सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, विच इज सजेस्टेड और डिराइव्ड बाय C.G. Barth. ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन पॉइंट पे डिपेंड करेगा. नंबर 1, मटेरियल क्या है बेल्ट का. ओके, किस मटेरियल ऑफ बेल्ट, मटेरियल ऑफ पुली, देन स्लिप ऑफ बेल्ट एंड द स्पीड ऑफ बेल्ट. ओके, ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है. जैसे आप लेदर यूज़ कर रहे हो, कॉटन फैब्रिक यूज़ कर रहे हो, रबर यूज़ कर रहे हो, तो रबर यूज़ कर रहे हो तो आपका जैसे जो पुली मटेरियल है वो आपका कास्ट आयरन नहीं होगा, मेटेलिक नहीं होगा, स्पेशली वुडन होना चाहिए रबर अगर यूज़ हो रहा है. तो जैसे टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ बेल्ट, टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ पुली, देन स्लिप ऑफ बेल्ट एंड स्पीड ऑफ बेल्ट, ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन करने के लिए. और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो जनरल वैल्यू है और इक्वेशन है वो क्या है, म्यू इज इक्वल टू 0.54 माइनस न्यूमरेटर में 42.6 डिवाइड बाय 152.6 प्लस पी. मैं लिखने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, 0.54 माइनस रेशियो है 42.6 डिवाइड बाय 152 प्लस वी.
where V is what? V is the speed of the belt in meter per minute, not meter per second. meter per minute में ये velocity है, simply it's a velocity. Okay, so following table shows the values of coefficient of friction for various materials of belt and pulley. जैसे मैंने अभी यहाँ पे शो बताया था कि अगर लेदर बेल्ट तक ठीक है, रबर बेल्ट और बलाटा बेल्ट है, तो रबर बेल्ट और बलाटा बेल्ट में जनरली कास्ट आयरन स्टील ये पुली यूज नहीं होगी. वैसे यहाँ पे दिया है कि ड्राई कंडीशन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेट कंडीशन में ये है, लेकिन जनरली यूज ही नहीं होगा. अगर आप रबर बेल्ट यूज़ कर रहे हो या फिर बलाटा बेल्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम कास्ट आयरन या फिर स्टील की पुली यूज़ नहीं करेंगे. वी कैन गो फॉर वुडन पुली, कॉम्प्रेस्ड पेपर पुली, लेदर फेस, रबर फेस. ठीक है, तो ये हो गया, ये पूरा का पूरा कॉलम आपका पुली का मटेरियल है और ये बेल्ट का मटेरियल है. तो बेल्ट मटेरियल क्या हो सकता है? लेदर, ओक टैन, दिस इज अ टाइप ऑफ लेदर. ओके, लेदर, क्रोम, टैन, कैनवास स्टिच्ड, कॉटन वोवन, रबर एंड बलाटा. और ये है पुली मटेरियल. तो कास्ट आयरन, कास्ट आयरन में भी टाइप्स किए हैं, ड्राई कंडीशन में, वेट कंडीशन में और ग्रीसी कंडीशन में. ओके, तो जैसे जैसे कंडीशन वेट हो रही है फिर ग्रीसी हो रही है तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो रहा है, आपको दिख रहा है. जैसे 0.35 तो 0.32, 0.22, तो डेफिनेटली स्लिपेज बढ़ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा. और वुडन में, कॉम्प्रेस पेपर में ये सब वैल्यूज़ है जनरली जो यूज़ होगी. ओके, वैल्यूज़ आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ये बस एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट आपको दिखाया है कि बेल्ट मटेरियल अगर सपोज ऐसा कुछ दिया है तो उसके रिस्पेक्टिव में ही आपको पुली मटेरियल यूज़ करना है. ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते कि रबर बेल्ट यूज़ करना है उसके लिए हम कास्ट आयरन ही पुली, नहीं, वैसा नहीं होगा. अगर रबर बेल्ट यूज़ करना है तो यू शुड गो फॉर वुडन और कॉम्प्रेस पेपर और लेदर फेस और रबर फेस पुलीज. यू कैंट गो फॉर कास्ट आयरन पुली. ओके, so that is the point to be discussed. Okay, remaining portion we will discuss in the next lecture. We will stop here.